नमस्कार साथियों, स्टडी IQ IAS हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम लोग मुद्दे की बात कार्यक्रम में चर्चा करेंगे एक बेहद महत्वपूर्ण मुद्दे पर, और ये मुद्दा जुड़ा हुआ है श्री अरविंद केजरीवाल द्वारा दिल्ली विधानसभा में विश्वास मत पेश करने के संदर्भ में। हम ये आज चर्चा करेंगे कि विश्वास मत या फिर जो अविश्वास मत होता है, अविश्वास प्रस्ताव होता है, इसका मतलब क्या होता है, इनके मायने क्या होते हैं, संविधान में इनसे संदर्भित क्या कुछ प्रावधान है या फिर नहीं है, इस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले चर्चा की शुरुआत में मैं आपको बताऊं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी ने आज दिल्ली विधानसभा में ये विश्वास मत पेश किया। इसका कारण ये था कि वे अपना बहुमत, अपनी पार्टी का बहुमत सिद्ध करना चाहते हैं कि दिल्ली विधानसभा में उनकी पार्टी बहुमत में है ना। और इसी के संदर्भ में उन्होंने यह विश्वास मत पेश किया है। देखो, दो स्थितियां होती हैं। एक तो सरकार के अगेंस्ट में यदि कोई ऐसा प्रस्ताव लाया जाता है ताकि उसमें सरकार सिद्ध करे कि उसके पास में बहुमत है ना, तो उसे कहा जाता है अविश्वास प्रस्ताव, यानी कि वह प्रस्ताव पेश किया जाता है विपक्ष के द्वारा। और दूसरा होता है विश्वास प्रस्ताव। ये पेश किया जाता है किसके द्वारा? तो सरकार के द्वारा, और इसके माध्यम से वह सिद्ध करना चाहता है कि विधानसभा में या फिर जो लोकसभा है उसमें उसका बहुमत है। ठीक है ना। और जब तक बहुमत है तब तक कोई दिक्कत ही नहीं है, और यदि बहुमत नहीं है तब फिर सरकार को इस्तीफा देने की स्थिति पैदा हो जाती है। तो आइए इसको हम विस्तार से थोड़ा समझते हैं कि इसमें क्या चीजें निहित हैं, क्या चीजें इसमें शामिल की जा सकती हैं। देखो, लोकसभा के प्रक्रिया और आचरण नियम 198 में इसके संदर्भ में चर्चा की गई है। लोकसभा के कंटेक्स्ट में यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि वहां बताया गया है कि मंत्रिपरिषद में विश्वास नहीं होने की स्थिति में विपक्ष के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। तो पहली बात तो यहां पर यह हो गई कि भारतीय संविधान में अविश्वास प्रस्ताव के बारे में कोई सच उल्लेख नहीं है। ठीक है, भारतीय संविधान में अविश्वास प्रस्ताव या फिर नो कॉन्फिडेंस मोशन के कंटेक्स्ट में कोई भी सच उल्लेख नहीं किया गया है कि इसके लिए क्या प्रावधान होने चाहिए। क्लियर। यहां जब हम बात करेंगे विश्वास प्रस्ताव के बारे में, चूंकि अरविंद केजरीवाल जी ने विश्वास प्रस्ताव पेश किया है, इसके बारे में भी हम अभी चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले जो बहुत अधिक महत्वपूर्ण होता है वो होता है नो कॉन्फिडेंस मोशन। ठीक है, तो नो कॉन्फिडेंस मोशन या फिर जो अविश्वास प्रस्ताव है, ये पेश किया जाता है किसके आधार पर? तो एक नियम है, नियम 198, जो कि लोकसभा के प्रोसीड्योर एंड कंडक्ट रूल के अंतर्गत आता है। ठीक है, और इसी के आधार पर यह जो प्रस्ताव है, यह प्रस्ताव पेश किया जाता है। कहां? तो लोकसभा में पेश किया जाता है, राज्यसभा में नहीं। जब हम केंद्र स्तर पर बात करें तो, है ना। और इसी को यदि हम राज्य स्तर पर देखें कि भाई राज्य की विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव पास करने के लिए या फिर उसको पेश करने के लिए क्या प्रावधान है, तो इसमें मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि राज्य की विधानसभाओं में अविश्वास प्रस्ताव को पेश करने के लिए हर राज्य विधानसभा के अपने अपने कुछ नियम हैं। दरअसल इन नियमों को यदि हम देखें, यदि हम बहुत ही समग्र वे में देखें, तो ये जो नियम होते हैं, ये नियम इसी नियम के इर्द गिर्द वेरिएट करते रहते हैं। कौन से नियम? तो 198 में जो नियम है, इसी नियम के इर्द गिर्द ये जो राज्य विधानसभाओं में अविश्वास प्रस्ताव को पेश करने के संदर्भ में नियम वेरिएट करते रहते हैं, उसी के आसपास वो रहते हैं। लेकिन हर राज्य विधानसभा के अपने अपने नियम होते हैं अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए। लेकिन जिस तरीके से लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जाता है केंद्र सरकार के विरुद्ध, उसी तरीके से राज्य की विधानसभाओं में भी जो अविश्वास प्रस्ताव है वो वहां की राज्य सरकारों के अगेंस्ट में पेश किया जाता है। यानी कि विधान परिषद में अविश्वास प्रस्ताव पेश नहीं किया जाता है ना। तो यहां पर आप दो चीजें समझ रहे हैं। पहली चीज आप ये समझ रहे हैं कि केवल लोकसभा में ही अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जाता है। किस संदर्भ में? केंद्र सरकार के संदर्भ में। यदि केंद्र सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा तो उसे केवल लोकसभा में पेश किया जाएगा, राज्यसभा में नहीं। उसी हिसाब से
जब राज्य विधानसभा के संदर्भ में यदि हम बात करें तो राज्य सरकार के अगेंस्ट में यदि अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जाना है तो वो केवल राज्य की विधानसभा में ही पेश किया जाता है, राज्य की विधान परिषद में उसे पेश नहीं किया जाता है। ये बात आप समझ रहे हैं, है ना। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह होती है कि सदन के न्यूनतम 50 सदस्यों के द्वारा प्रस्ताव के पक्ष में स्वीकृति जरूरी होती है। ये लोकसभा के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं, है ना। ये ध्यान रखिएगा कि लोकसभा में यदि अविश्वास प्रस्ताव पेश करना है तो उसके लिए कम से कम 50 सदस्यों की स्वीकृति जरूरी होती है कि हाँ ठीक है, इस मोशन को हमें प्रोसीड करना चाहिए। क्लियर। और प्रस्ताव पारित होने की स्थिति में सरकार को त्यागपत्र देना होता है। यदि नो कॉन्फिडेंस मोशन या फिर कहें कि अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया, पारित हो गया, तब फिर ऐसी स्थिति में सरकार को त्यागपत्र देना होता है। ठीक है। और प्रस्ताव को बहुमत से पारित होना जरूरी होता है ना। यहां ध्यान रखिएगा, जो प्रस्ताव होता है इस प्रस्ताव को बहुमत से पारित होना जरूरी होता है और यह बहुमत होता है सामान्य बहुमत या फिर कहें साधारण बहुमत, है ना। जो भी प्रेजेंट एंड वोटिंग कैंडिडेट्स होते हैं, जो भी मेंबर्स होते हैं प्रेजेंट एंड वोटिंग, यानी कि उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का सामान्य बहुमत होना चाहिए। ध्यान रखिएगा कि उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का सामान्य बहुमत, है ना। अच्छा, ये चीज और ध्यान रखिएगा कि जो भी सदस्य इस वोटिंग में, इस मतदान में शामिल नहीं होते हैं, मतदान करने वाले सदस्यों का, है ना, सदस्यों का सामान्य बहुमत। ठीक है। तो जो भी सदस्य इस मतदान में शामिल नहीं होते हैं उनको हटा कर करके और बाकी जो रेस्ट, जो भी शेष सदस्य होते हैं उनके मतों की गिनती की जाती है। क्लियर। तो ये चीजें आप यहां पर समझ रहे हैं कि यदि हम अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में बात करें तो यहां पर 2-3 चीजें क्लियर हो गई कि भारतीय संविधान में इसका कोई जिक्र नहीं किया गया है। जिसका जिक्र मिलता भी है तो लोकसभा की प्रक्रिया और आचरण नियम 198 में। राज्य विधानसभाओं में भी जो अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जाता है उनसे संबंधित जो नियम होते हैं वो भी इसी नियम के अनुकूल होते हैं, है ना। और हर राज्य विधानसभा में अपने अपने स्तर पर उसके संदर्भ में कार्यवाही की जाती है। तीसरी बात यह है कि यहाँ पर लोकसभा के अंतर्गत हमने बताया कि 50 सदस्यों, न्यूनतम 50 सदस्यों की मंजूरी यहाँ पर होनी चाहिए प्रस्ताव पेश करने के लिए, और केवल लोकसभा में ही ये प्रस्ताव पेश किया जाता है। और राज्य विधानसभा के अंतर्गत यदि बात करें तो केवल राज्य विधानसभा में, है ना। ये चीजें यहाँ पर आपको महत्वपूर्ण रूप से समझनी चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है दोस्तों कि आखिर जो विश्वास मत या फिर अविश्वास मत की जब हम बात करते हैं तो ये चीजें कहां से निकल कर आती हैं, ये कैसे इमर्ज हो रहा है। तो यहां पर आपको ये सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि जो सरकार होती है वह किस पर आधारित है, वह लोकतंत्र पर आधारित है ना। यहां पर संसदीय व्यवस्था है, संसदीय कार्यप्रणाली है, चाहे हम विधानसभा की बात करें और चाहे हम लोकसभा की बात करें, है कि नहीं। तो जो सरकार चुन करके आती है, निर्वाचित होती है, जनता के द्वारा प्रत्यक्ष तौर पर सरकार निर्वाचित होती है कि नहीं। तो विधानसभा की बात करें या फिर हम लोकसभा की बात करें तो जब तक सरकार पर विधानसभा या फिर लोकसभा का विश्वास है तभी तक वह सरकार टिकी रह सकती है ना। केंद्र सरकार के कंटेक्स्ट में यदि हम बात करें तो लोकसभा का विश्वास केंद्र सरकार में होना चाहिए। यदि सरकार लोकसभा का विश्वास खो देती है तब उसे पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। उसी तरीके से यदि राज्य सरकार राज्य की विधानसभा के प्रति विश्वास खो देती है तो उसे पद पर बने रहने का अधिकार नहीं है। यहां पर ध्यान से समझिएगा, है ना। तो जो मंत्री परिषद होती है वो मंत्री परिषद सामूहिक तौर पर उत्तरदायी होती है, किसके प्रति, लोकसभा के प्रति। यदि हम केंद्र सरकार के अंतर्गत बात करें
तो केंद्र सरकार के हिसाब से यदि देखा जाए तो अनुच्छेद 75(3) यहाँ पर नोट कर लेना कि अनुच्छेद 75(3) में इस बात के बारे में कहा गया है कि प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होंगे? सामूहिक तौर पर लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। और ये जो अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है ये मंत्रिपरिषद के विरुद्ध ही लाया जाता है। ये भी ध्यान देना कि ये जो लोकसभा के अंतर्गत अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है ये किसी व्यक्तिगत मंत्री के विरुद्ध नहीं बल्कि सामूहिक तौर पर पूरी मंत्रिपरिषद के विरुद्ध ही अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है ना। तो ये सारी बातें आपको यहाँ पर समझने की जरूरत है। और उसी तरीके से जैसे अभी हमने जिक्र किया कि अनुच्छेद 75(3) में जो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद हैं वो सामूहिक तौर पर लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, उसी तरीके से अनुच्छेद 164(2) में जिक्र मिलता है कि जो मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद है वो सामूहिक तौर पर विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। और इसीलिए अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में ये चीजें महत्वपूर्ण हो जाती हैं, है ना, क्योंकि यदि उन्होंने विश्वास खो दिया सदन का तो फिर उनको पद पर रहने का कोई ये है ही नहीं, अर्थ है ही नहीं। तो ये सारी चीजें दर्शाती हैं कि जो मंत्रिपरिषद है, जो सरकार है, वो जवाबदेह है सदन के प्रति। दे आर अकाउंटेबल टू द हाउस, है ना, वे जवाबदेह हैं सदन के प्रति, है ना। तो ये सारी चीजें आपके लिए यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाती हैं। अब हम बात करते हैं फिर से जो मेन टॉपिक है यहाँ पर, विश्वास प्रस्ताव। ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव समझ गए आप। अब हम थोड़ा एक बार देख लें कि यहाँ पर विश्वास प्रस्ताव क्या कहना चाहता है। मैंने शुरू में भी हिंट किया था, चर्चा की जब हमने शुरुआत की उसमें भी मैंने हिंट किया कि अविश्वास प्रस्ताव जो विपक्ष है वो पेश करता है सरकार के विरुद्ध कि हमें आप पर विश्वास नहीं है ना। और विश्वास प्रस्ताव पेश किया जाता है सरकार के द्वारा कि भाई हम जो है ये दर्शा देना चाहते हैं, हम अपना बहुमत स्पष्ट कर देना चाहते हैं ताकि सदन को ये पता चल सके कि हाँ ये विश्वास के पात्र हैं, इनमें हमें विश्वास होना चाहिए क्योंकि इनके पास बहुमत है ना। तो ये चीजें यहाँ पर महत्वपूर्ण है। विश्वास प्रस्ताव के कंटेक्स्ट में यहाँ पर मैं बताऊं कि सरकार सदन का विश्वास हासिल करने के लिए यह प्रस्ताव लाती है ना। ठीक है, दूसरा है कि कुछ विधानसभाओं में अविश्वास प्रस्ताव के नियम के तहत ही विश्वास प्रस्ताव का भी जिक्र मिलता है ना। कुछ ऐसी राज्य विधानसभाएं हैं जिनमें अविश्वास प्रस्ताव से संबंधित जो उनके यहाँ के नियम हैं उन्हीं के अंतर्गत विश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में भी नियमों की चर्चा की जाती है, जबकि कुछ ऐसी भी राज्य विधानसभाएं हैं जहां पर संबंधित श्रेणी के तहत विश्वास प्रस्ताव रखा जाता है। ठीक है, तो इस संबंध में यहां पर दो चीजें निकलकर सामने आती। ठीक है, कि एक तो है कि विश्वास प्रस्ताव की चर्चा अविश्वास प्रस्ताव से संबंधित नियम में ही की जाती है कुछ विधानसभाओं में, और कुछ ऐसी भी राज्य विधानसभाएं हैं जहां पर जो कैटेगरी ऑफ मोशंस होते हैं, है ना, इसको अंग्रेजी में कहा जाता है कैटेगरी ऑफ मोशंस, है ना, प्रस्तावों की श्रेणी, प्रस्तावों का वर्ग, उसी में इसका जिक्र मिल जाता है। ठीक है, तो विश्वास प्रस्ताव सरकार के माध्यम से पेश किया जाता है और अविश्वास प्रस्ताव किसके माध्यम से पेश किया जाता है? तो विपक्ष के माध्यम से पेश किया जाता है। ये इनमें एक बेसिक डिफरेंस है। और यहां पर ये चीजें आपको क्लियर हो गई कि जो दोनों प्रस्ताव हैं, ये दोनों प्रस्तावों की चर्चा भारतीय संविधान में नहीं की गई है। ये विधानसभा के अंतर्गत विधानसभा की जो प्रक्रिया और आचरण से संबंधित नियम होते हैं उनमें चर्चा की जाती है, या फिर लोकसभा के अंतर्गत जो नियम है उस नियम में इनका उल्लेख मिलता है। संविधान इसका जिक्र नहीं करता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर ध्यान में रखने की आवश्यकता है। तो आज की चर्चा के आधार पर आप समझ सकते हैं कि अविश्वास प्रस्ताव और विश्वास प्रस्ताव का मतलब क्या होता है और ये कब पेश किया जा सकता है। इससे संबंधित जो अन्य प्रावधान हैं इसके बारे में भी हमने यहाँ जिक्र किया है, और इस आधार पर आप इन दोनों के बीच में अंतर बेहतर तरीके से कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो आज की चर्चा हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं किसी और मुद्दे की बात कार्यक्रम में किसी और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ।
तब तक अच्छे से पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। ऑल द बेस्ट।